तो अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें, है ना। तो देखो अब तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, क्योंकि वो कोई इंपेरिकल फॉर्मूला उसके लिए इसलिए अभी तक नहीं पता चला है। यदि कोई फोर्स कोई उसके लिए जैसे कूलाम्स फोर्स है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है ना 1/4πε0q1q2r²। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर निकाल पाते हैं, F=gm1m2/r²। तो अब तक की रिसर्च में कोई इसका फॉर्मूला न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिला है ना। तो जब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं मिला है तो पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके और कुछ थ्योरी को डिफाइन करके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है जिसको हम लोग समझेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहला तो ये है कि अच्छा, एक तो मिसकंसेप्शन ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होंगे कब, इस रेंज में 0.5 फेम्टोमीटर टू 1 फेम्टोमीटर। लेकिन जो रिपल्सिव होंगे, है ना, और रिपल्सिव क्या होंगे, जब इनका रेंज और भी कम हो जाए, ठीक है ना। जब रेंज बहुत 0.5 फेम्टोमीटर से कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने रेंज जैसे अट्रैक्टिव का बताया 0.5 FM टू 1 FM, मैंने ग्रेटर नहीं बोला। रिपल्सिव का बताया लेस के लिए 0.5 फेम्टोमीटर का मतलब क्या हुआ, 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो लेकिन जब बहुत पास पास में न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे, न्यूक्लियंस का मतलब चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, ठीक है। तो जब बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा वो कैसा, रिपल्सिव लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो सेकंड है ऑल पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो और न्यूक्लियाई कौन कौन सा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर हो, इसको चार्ज से और मास से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई इंपेरिकल फॉर्मूला अब तक है भी नहीं। हो सकता आगे कुछ रिसर्च में कुछ ऐसा मिले, लेकिन अब तक की जो रिसर्च है उसमें ये देखा गया कि इसमें ये एलिमेंट क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियंस प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है, तो इनके जो फोर्सेस है, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन, सबका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, बराबर। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, जैसे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, जो न्यूक्लियंस का फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में यानी वो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सिव भी तो लगेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स मान लो अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, तो उसको रिजल्टेंट कम कर देगा। तो इसका मतलब है पेयर्स ऑफ न्यूक्लियर के बीच न्यूक्लियर फोर्स तो बराबर होंगे, लेकिन जो उनका रिजल्टेंट होगा वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें तो रिपल्सिव कुछ लगना ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी वही, इस पे चार्ज है प्रोटॉन पे पर न्यूट्रॉन पे तो नहीं है ना। जब तक दो चार्ज नहीं आएगा तब तक किसका रिपल्सिव होगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सिव लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव था उसमें से ये कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट में किसका ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर का किससे, इससे ज्यादा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर से। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तीनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब इसके लिए कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है अब तक की रिसर्च में, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब जैसे 2 न्यूटन 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में हो गया तो 5 न्यूटन हो गया, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है तो आप रिजल्टेंट निकालते हो √F1² + Ft² + 2F1F2 cos थीटा। तो वैसा कोई इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि ये थोड़ा थोड़ा स्पिन पे डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियंस का जो स्पिन होगा, जो भी न्यूक्लियंस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो यदि उनका स्पिन, ठीक है ना, यदि सेम स्पिन, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है और दोनों का स्पिन सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। एक का इस तरफ स्पिन है, एक का इसका उल्टा स्पिन है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसके स्पिन पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि ये बहुत कम दूरी तक लगता है। जैसे अब आप देखो ना यहाँ पे
हमने 1 FM तक बताया, इससे आगे तो नहीं बताया। तो ये तो 10⁻⁻15, ये तो बहुत कम रेंज हो गई ना, ये तो न्यूक्लियर साइज के अंदर की बात हो गई, तो ये बड़े रेंज में नहीं लगता है। तो लो रेंज का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में आप पहले बेंच, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे लास्ट में 9वीं बेंच तक गया। तो जो फर्स्ट वाला बेंच का जो कहिए जो प्रोटॉन है वो सेकंड वाली बेंच में फोर्स लगा रहा होगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा होगा, सेकंड वाला थर्ड पे भी लगा रहा होगा, थर्ड वाला फोर्थ पे लगा रहा होगा, लेकिन फर्स्ट वाला फोर्थ पे नहीं लगाएगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट वाला सेकंड पे भी लगाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड पे भी लगाएगा, फर्स्ट वाला फोर्थ पे भी लगाएगा, और फर्स्ट वाला 10th पे भी लगाएगा। लेकिन ये क्या है, लो रेंज फोर्स होता है। तो लो रेंज का मतलब है अपने आगे पीछे पे तो फोर्स लगाएगा, उसके बाद नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट बेंच पे जितना प्रोटॉन है, एक तरह से सोचो कि वो सेकंड बेंच पे फोर्स लगाएगा, थर्ड पे नहीं लगाएगा। सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा, थर्ड पे लगाएगा, फोर्थ पे नहीं लगाएगा। बहुत लो रेंज फोर्स होता है ना। अब बात करें हम इसमें, तो ये एक बहुत ही लो रेंज फोर्स होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये नहीं कि बहुत लंबे उस पर फोर्स लगते हैं ये। अब बात करें कि इन फोर्सेस की वजह से देखो, जैसे ये जो न्यूक्लियाइज हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना, क्योंकि इससे कम दूरी तो होनी ही नहीं है, 0.5 FM से कम दूरी नहीं होनी, इतनी तो रहेगी है ना। क्यों नहीं होनी इससे कम? इससे कम इसलिए नहीं होना, जैसे हमने बताया R0 A⁻⁴। तो ए नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करो तुम 1H1, तो हाइड्रोजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया तो हाइड्रोजन से तो ज्यादा एटॉमिक मास के ही होंगे ना, तो उनका क्यूबिक रूट भी ज्यादा होगा। R0 की वैल्यू हमने कितने बताया तुम्हें, R0 का वैल्यू बताया 1.1 10⁻⁻15 मीटर। तो 1.1 10⁻⁻15 मीटर बताया। तो एक कोई भी वैल्यू आप देखोगे तो वो तो उससे ज्यादा ही आने वाली है, उससे ज्यादा आने वाली है, तो क्या होगा, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा ही नहीं, फोर्स उससे ज्यादा रहेगा ना। तो इसका मतलब आप जरा यहां देखें, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में बांध के रखा है। वो कौन से फोर्सेस हैं, ये वाले FNN, FPN, FPP, इस न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी हो रहा है कि जब जितने ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहिए। भाई जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो उतने न्यूक्लियॉन्स आपस में बंधे हुए होंगे, तो स्टेबल होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है ना, कि सिर्फ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चला। पर इस थ्योरी से देखोगे तो जितने ज्यादा ये न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो आपस में बंधे होंगे। तो आपस में बंधे होंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है अनस्टेबिलिटी की तरफ भागता जाता है। सब आगे चल के पढ़ेंगे हालांकि, क्योंकि फॉर्मूला तो है नहीं, वो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही है। तो मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट है वो तो आयरन है ना। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, आयरन है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेबल है वो कौन सा है, बिस्मथ है। और बिस्मथ के ऊपर जितने हैं वो सब कैसे होते जाते हैं, अनस्टेबल, जबकि उनमें तो न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं ना, न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इवन आयरन से ज्यादा तो बिस्मथ में है, तो आयरन से ज्यादा बिस्मथ में न्यूक्लियॉन्स हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट स्टेबल क्या है, आयरन माना जाता है। तो आयरन क्यों माना गया, इसके पीछे कुछ कारण होंगे, है ना। तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेगा। अदरवाइज जितना बड़ा न्यूक्लियस होता, सिर्फ ये अकेला रोल प्ले करता, तो जितना बड़ा न्यूक्लियस होता उतना ज्यादा वो स्टेबल होता। इसका मतलब जैसे यूरेनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्यों है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो वो क्या करता है, टूटता रहता है, तभी तो वो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस को इमिट करता है। यदि वो स्टेबल होता तो उसको ये सब क्यों करना था, उसको तो ये सब कुछ करना ही नहीं था। इसका मतलब कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं जो डिपेंड करेंगे, जो इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये न्यूक्लियस कम स्टेबल है, ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है।
तो कहने का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ही स्टेबिलिटी पर स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है।